तो फ्रेंड्स, अभी हम न्यूज़पेपर का डिस्कशन करेंगे। अरविंद न्यूज़पेपर का डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। प्री और मीन्स इंटरव्यू के लिए भी तीनों फेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है हमारा आज का न्यूज़पेपर है प्रभात खबर। पहला न्यूज़ है कि सांसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से स्टार्ट होंगे और कई बिल पास होंगे। फर्स्ट क्या है कि सांसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र साथ खास इस मायने में है कि 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करेंगे। मीन्स 18 जुलाई जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा उस टाइम राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी। और ये बात आपको पता है कि राष्ट्रपति का भी जो उम्मीदवार है वो दो हैं, नाम पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति हमारे अभी वेंकैया नायडू हैं। फिलहाल कोई कैंडिडेट नया नहीं चुना गया है, नॉमिनेट नहीं किया गया है। जो भी नॉमिनेट होंगे वो 6 अगस्त को उनका इलेक्शन होगा। लेकिन राष्ट्रपति का नाम याद रखना है कि कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना चाहती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो गई। नेक्स्ट है वो ये है मानसून सत्र के बारे में हमने देखा। अब है कि इंटरनेट शटडाउन की बात चल रही है। तो इंटरनेट शटडाउन विरोध प्रदर्शन करने का एक क्राइटेरिया है। आप विरोध कर सकते हैं, तो जब आप विरोध करेंगे तो इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इंटरनेट शटडाउन में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान सबसे ज़्यादा इंटरनेट का शटडाउन हुआ है। अगर हम 10 साल में देखें कि कहाँ कितनी बार इंटरनेट बंद हुई है तो उसी हिसाब से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में 411 बार, राजस्थान में 88 बार, उत्तर प्रदेश में 30 बार, बंगाल में 16 बार, बिहार में 12 बार, महाराष्ट्र में 12 बार, गुजरात 11 बार, मध्य प्रदेश 7 बार, अरुणाचल प्रदेश 7 बार, मेघालय 7 बार, मणिपुर 6 बार और 5 बार त्रिपुरा में। अगर बात करते हैं कि ईयर वाइज कि कहाँ किस साल जो है सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद हुई है, तो सबसे ज़्यादा फिलहाल देखें तो ये हुआ है 2018 में 134 बार। तो हम इसकी सारणी एक देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा 2000 जो भी है ईयर वाइज, तो सबसे पहली बार 2012 में 3 बार बंद हुआ था, 13 में 5 बार, 14 में 6 बार, 15 में 14 बार, 16 में 31 बार, उसके बाद 17 में 79 बार, उसके बाद 2018 में 134 बार, 2019 में 106 बार, 2020 में 129 बार, 2021 में 106 बार और 59 बार 2022 में। अब तक 59 बार बंद हो चुका है। अब हम आगे की बात करते हैं तो ये देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आज का है। तो ये इनका आज क्रांतिकारी के लिए बात की जा रही है इस न्यूज़पेपर में। तो एक नाम है, हम पढ़ते हैं उनका नाम। लिखा, क्रांतिकारियों की मदद की खातिर विधवा नानी बाला देवी बनी थी दुल्हन। अब इनकी कहानी क्या है इसको हम एक बार जान लेते हैं। तो महान क्रांतिकारी नानी बाला देवी का जन्म 1888 में हावड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्यकांत बनर्जी, माता का नाम गिरिबाला देवी था। शुरुआती शिक्षा घर पे ही हुई थी। 11 साल की उम्र में शादी हो गई और 5 वर्ष तक के बाद पति का निधन हो गया। वह मायके में रहने लगी। आगे पढ़ाई की इच्छा व्यक्त की। पिता की अनुमति मिली तो उन्होंने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ईसाई मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, पर वैचारिक मतभेदों के कारण उन्हें मिशन छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह अपने दूर के भतीजे अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के संपर्क में आए। अमरेंद्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के नेता थे। नानी बाला भी क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गई। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पण था। वह क्रांतिकारियों के ठहरने, अष्ट छिपाने और युवक युवतियों का चयन एवं प्रशिक्षण के प्रबंध करने लगी। उन्हीं दिनों नानी बाला ने ऐसी साहसिक काम किया जो इन दिनों किसी हिंदू विधवा के लिए अकल्पनीय था। दरअसल क्रांतिकारी रामचंद्र मजूमदार जेल में थे। गिरफ्तारी से पहले वह अपना रिवॉल्वर कहाँ छुपा गए
इसका पता उनके साथियों को नहीं था। नानीवाला ने स्वयं को रामचंद्र मजुमदार की पत्नी बताया और जेल में उनसे भेज दिया और रिवॉल्वर का पता लगा लिया। तो ये था हमारे नानीवाला देवी का विशेष विशेष जानकारी। अब एक और देखते हैं कि क्रांतिकारियों को छुपाने में मदद की थी कैसे। तो ये देखते हैं कि 9 सितंबर 1915 में बाघा जतीन की अंग्रेजों में मुठभेड़ हुई, जिससे गोली लगने से वह घायल हो गए। गहरा जख्म गहरा होने के बाद अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। बाघा जतीन के हिंदू जर्मन संयंत्र से भयभीत होकर अंग्रेजों ने युगांतर पार्टी से जुड़े सभी क्रांतिकारियों को खोजबीन शुरू कर दी। इसके चलते युगांतर के सभी क्रांतिकारियों को भूमिगत होकर क्रांति की योजना बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये सब खास बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। आगे देखते हैं क्या है। क्रिकेट की बात करें तो अभी मैच चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, तो उसे भी पढ़ सकते हैं आप। ये आपकी एडिटोरियल है। एडिटोरियल में जो मेन बातें हैं वो तीन बातें हैं कि साइबर ठगी की चुनौती को कैसे रोका जाए, एकल प्लास्टिक जो अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया है उसको कैसे इस्तेमाल से रोकेंगे, और वर्षा जल संचयन मीन्स वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है। तो इसे आप जरूर देखेंगे संपादकीय में। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, तो ये एक बार देख सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों में है नवीन की मछली पान की मांग। मछली पान याद रखेंगे कि हमारे लिए जीआई टैग हो सकता है। जीआई टैग क्या होता है, तो जीआई एक विशेष ज्योग्राफिकल जगह से जो पाया जाता है तो उसको बोलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। इससे फायदा क्या होता है, तो फायदा है कि सबसे पहले तो उसका मार्केटिंग होता है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी उसके तो प्रोडक्शन करने वाले हैं तो प्रोडक्शन वाले को इंटरनेशनल लेवल पे नाम मिलती है। तो जीआई टैग काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको देख लेंगे एक बार। उसके बाद न्यूज़पेपर में कोई दिक्कत ये है कि पूरी होती नहीं है। अभी आपको पता होगा कल नेपाली नगर एक जगह है पटना में, वहाँ पे बुलडोजर चला है। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का विलय होगा, जिसकी हरी झंडी मिल चुकी है। एचडीएफसी बैंक के साथ विलय के प्रस्ताव को शेयर बाजारों में मंजूरी मिल गई है। यह देश के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा लेन देन है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों स्टॉक बाजारों से अनापत्ति मिल गया है। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि उसे बीएसई लिमिटेड से किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के बिना अवलोकन पत्र और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के से अनापत्ति के साथ अवलोकन पत्र मिला है। एचडीएफसी बैंक ने कहा यह योजना अन्य बातों के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और योजना में शामिल कंपनियों के संबंधित शेयर मार्केट और लेनदारों को मंजूरी सहित अन्य वैधानिक और नियामक अनुमोदन के अधीन है। 4 अप्रैल को आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक में विलय फैसला लिया गया। 40 अरब डॉलर के इस सौदे के वित्तीय सेवा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी अस्तित्व में आएगी। मीन्स अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी 40 अरब डॉलर का होगा। अभी इससे क्या हुआ, तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का विलय हो गया, ये बात पता चल गई। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। एक रांची के लिए इम्पोर्टेंट है कि मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाल में रांची की रिया तिर्की पहुंची है। रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी है। फाइनल शोडाउन के तहत रैंप वॉक रविवार की रात 8 बजे से शुरू हुआ। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुई कार्यक्रम में
पूरे देश में अंतिम रूप से चयनित 8 लड़कियां शामिल हुई। रिया ने कहा कि यह मौका उनके लिए खास है क्योंकि उन्हें अंतिम समय में स्नेहा जॉर्ज की जगह रिप्लेसमेंट मिली। तुपुडांगा की रहने वाली रिया वह कहती है कि उन्हें आदिवासी होने पर गर्व है। मिस इंडिया प्रतियोगिता में सफल हुई तो मिस वर्ल्ड में शामिल हो सकेगी। बीते 8 वर्षों से प्रयासरत रिया को इस वर्ष प्रतियोगिता में मौका मिला है। मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले में से पूर्व 40 दिनों की ट्रेनिंग मुंबई में हुई। रिया ने बताया कि उनका मॉडलिंग करियर 2015 में शुरू हुआ था। इस क्रम में लगातार 7 वर्षों तक मिस इंडिया के ऑडिशन में फेल हुई। फिर इस वर्ष मिस झारखंड 2022 का टाइटल हासिल करने पर प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाने में सफल है। ये नेक्स्ट है कि लालू प्रसाद यादव का चोट लग गई है कंधे में, सीधे से गिर गए हैं, तो ये कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ये भी देख सकते हैं। और क्या बचा, हाँ, ये लोक के बाद होगा 16 लाख गेहूं टन का निर्यात। ये है कि हमारा देश जो है एक्सपोर्ट करने से कुछ जगहों पे मना कर रहा है, हालांकि सब जगह पे नहीं, कुछ जगह पे मना कर रहा है। जहाँ इंपॉर्टेंट है, जरूरत है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, बाकी कुछ जगहों पे नहीं मना कर रहा है। मना कर रहा है एक्सपोर्ट करने से, तो अभी इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी व्यापार महानिदेशालय के ने निर्यात पर रोक के 13 मई के आदेश के बाद 16 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जिन निर्यातकों के पास रोक के आदेश से पहले की तारीख की वैध साख पत्र थे, उन्हें गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई है। सरकार उन निर्यातकों को गेहूं निर्यात करने की अनुमति दे रही है जिनके पास 13 मई के पहले अपरिवर्तनीय साख पत्र हैं। ये कह रहे हैं कि 13 मई के पहले जिन्होंने ये वो ले लिया था, ये अप्रूवल ले लिया था कि हमें गेहूं निर्यात करना है, उन निर्यातकों को मीन्स एक्सपोर्टर को भेजने से मना नहीं कर रही है, ये ऐसा कहा जा रहा है। मीन्स इसके बाद जो है 16 लाख टन का निर्यात किया जा रहा है। ये वो डेट है जिसके बाद से लोगों को बैन किया गया था, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने 13 मई के पहले ये इनसे वो ले चुके थे, परमिशन ले चुके थे, इसलिए इनके ऊपर कुछ नहीं आरोप, इनको ऊपर कोई रोका नहीं जा रहा। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। वैसे कुछ खास तो अब नहीं बचा न्यूज़पेपर में, क्योंकि हम खोज के आपको बताते हैं न्यूज़पेपर की खास बातें। एक ये आ सकता है, फिल्म में आ सकता है कि पटना जू में साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे 36 जानवर। तो पहले एक बार क्या है, पटना जू में जल्द ही दर्शक अफ्रीकी जंगली जानवरों का दीदार कर सकेंगे। साउथ अफ्रीका से अलग अलग जगह के कुल 36 जानवर लाए जाएंगे, जिसमें जिराफ, अफ्रीकी शेर, जेबरा, डबल हॉर्न राइनो, इम्पाला, घड़ियाल और ऑरिक्स हैं। याद रखें क्या क्या है, पहला जिराफ, दूसरा अफ्रीकी शेर, तीसरा जेबरा, चौथा डबल हॉर्न राइनो, इम्पाला पांचवा, छठा घड़ियाल और सातवां ऑरिक्स। इसके लिए पटना जू प्रशासन और साउथ अफ्रीका के की डोनर एजेंसी की ओर से वर्चुअल बैठक की गई है। याद रखेंगे डोनर एजेंसी, और चूंकि पटना का जू है तो जू एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हो चुकी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले फेज में पटना जू को 36 जानवर डोनेट किया जाएगा। अच्छा, ये डोनेशन है, ये कोई मतलब परचेजिंग नहीं है। दूसरे फेज में राजगीर जू सफारी के लिए कुल 20 जानवरों को लाया जाएगा। वर्चुअल मीटिंग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव, याद रखेंगे, अरविंद कुमार चौधरी, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अंजू रंजन और जोहान्सबर्ग की डोनर एजेंसी चीफ एनी शामिल हुए। ओके, ये आपको न्यूज मिल गया कि अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कुछ जानवर आएंगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं, आगे हम जब कोई अच्छी न्यूज़पेपर, अच्छे बात आती है न्यूज़पेपर में, कुछ डिस्कस करेंगे।